एक स्टूडेंट पूछ रहा है टेन्योर च किता कत्ल, डिसमिसल ऑफ टेन्योर च सजा मिलूगी? ऑफ कोर्स मिलेगी, ऑफ कोर्स मिलेगी. सो द एक्ट्स डन ड्यूरिंग द टेन्योर आर पनिशेबल आफ्टर रिमूवल फ्रॉम द पोजीशन. ऐसे नहीं कि मैं जितनी देर गवर्नर हूं मैं उतनी देर जितनी मर्जी कत्ल उतल कर लिए, उसके बाद गवर्नर हट गए तो अब बस कोई सुनवाई नहीं है. ऐसे नहीं कहते कि ऐसा नहीं कि टेंशन पूरा कि अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो भी गई है तो गवर्नमेंट की तरफ से फिर हटा देते हैं, तो उसके बाद उनके पास भी उसके बाद इसका इम्यूनिटी ये तो नहीं मानो कि 5 साल के बाद होगी, सोचने में ये नहीं नहीं, ऑब्वियसली हाँ, सेंटर गवर्नमेंट नेवर टेक्स अ चांस. किसी के अगेंस्ट कोई कंट्रोवर्सी कुछ आया, बहुत लोग तैयार बैठे होते हैं गवर्नरशिप लेने के लिए. तो भाई तुमसे नहीं संभल रहा, साथ के साथ उसको हटाया एंड एनीवन एल्स इज अपॉइंटेड. यूजुअल केस में, यूजुअल केस में तो ऐसा ही होता है, पर अगर किसी ने ऐसा कोई कांड कर दिया, हम ये सोच के चल रहे हैं, तो हटा दिया जाएगा वो साथ के साथ, साथ के साथ हटा दिया जाएगा. ठीक है जी. उसके बाद गवर्नर के पास ये एक पावर है, इसको डिस्क्रिशनरी पावर समझो, कि वो जब चाहे सीएम से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मांग सकता है. और ये इंफॉर्मेशन कैसी हो सकती है कि भाई आने वाले 2 महीने 3 महीने में तुम कौन कौन से लॉज पे डिस्कशन कर रहे हो, कौन कौन से लॉज कैबिनेट में लाने वाले हो, हाउस में लाने वाले हो, तुम्हारी सरकार ने इस टॉपिक पे क्या किया है, इस पे क्या किया है. द सीएम कैन नेवर से नो. द गवर्नर कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग द लेजिस्लेशन, रिगार्डिंग द एग्जीक्यूटिव वर्क, एनीथिंग, और वो उसको प्रोवाइड करानी ही पड़ेगी. ये एक बहुत बड़ी पावर होती है गवर्नर की. देन अब यहां पे डिफरेंट क्या है प्रेसिडेंट से? जब हम इमरजेंसी पावर्स पढ़ते हैं तो स्टेट गवर्नर कैन रिकमेंड स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 356 टू द प्रेसिडेंट, बट ये रिकमेंडेशन इन नो वे इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. वो प्रेसिडेंट ने देखना है कि इमरजेंसी लगानी है कि नहीं, बट स्टेट गवर्नर रिकमेंड कर सकता है इमरजेंसी टू द प्रेसिडेंट कि भाई हम मेरी स्टेट में इमरजेंसी लगा दी जाए. अब ये थोड़ा सा समझने वाला है कि इसमें होता कैसे है. अभी रिसेंटली मणिपुर में स्टेट इमरजेंसी लगी है. मणिपुर में स्टेट इमरजेंसी गवर्नर के कहने से नहीं लगी है, चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया तो लगी है. स्टेट लेजिस्लेचर में मान लो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में 100 मेंबर्स हैं, यानी कि 100 एमएलएज हैं. जो भी वहां का चीफ मिनिस्टर है, अगर वो मेजॉरिटी एंजॉय कर रहा है, यानी कि 50+ एमएलएज की सपोर्ट है उसको, तो वो जो भी कहेगा वो गवर्नर पे बाइंडिंग है. लेकिन अगर वो मेजॉरिटी एंजॉय नहीं कर रहा है तो कुछ बातें बाइंडिंग नहीं भी होंगी उसकी गवर्नर पे. तो अभी मणिपुर में जो इमरजेंसी लगी है वो वहां के सीएम ने बोला गवर्नर को कि भाई यहां पे इमरजेंसी लगवा दो, बिकॉज दैट सीएम वाज एंजॉयिंग मेजॉरिटी इन मणिपुर असेंबली. अदरवाइज कुछ केसेस में क्या हो सकता है कि मान लो ये एक स्टेट है जिसमें 100 एमएलएज हैं, द सीएम इज एंजॉयिंग 40 सीट्स, 40 एमएलएज का सपोर्ट है उसको, और बाकी लेट्स से कोई 15 के करीब कोलिशन बनी हुई है, इस तरह से वो सीएम है. ठीक है जी. सो इट फुलफिल्स द क्राइटेरिया, 55 सीटें हैं उसके पास. अब ये जो 40 सीट्स वाला है इसका बंदा सीएम है, इस पार्टी का बंदा सीएम है. अब ये रिकमेंड कर दे गवर्नर को कि भाई ये हाउस डिसॉल्व कर दो और यहां पे इमरजेंसी लगा दो. द गवर्नर मे नॉट प्रोसीड विद इट. द गवर्नर विल देन आस्क दीज 15 प्लस जो अपोजिशन है कि क्या तुम लोग इकट्ठे होकर सरकार चलाना चाहते हो. दे विल एक्सप्लोर ऑप्शंस. इन दो सिचुएशंस में ये फर्क होता है. तो अगर चीफ मिनिस्टर अपनी स्टेट में मेजॉरिटी एंजॉय कर रहा है तो वो हाउस को डिसॉल्व करने के बारे में और इमरजेंसी इंपोज कराने के बारे में जो गवर्नर को रिकमेंड करेगा वो गवर्नर को मानना ही पड़ेगा, बिकॉज वो इट इज लाइक आधे से ज्यादा स्टेट के लोग कह रहे हैं उसको वो करने को, एंजॉइंग मेजॉरिटी. लेकिन जहां पर कोलिशन गवर्नमेंट है, अब हो सकता है ये सीएम इसलिए सरकार गिराने को कह रहा हो कि उसकी इन लोगों से बन नहीं रही, ऑब्वियसली नहीं बन रही, तो उसको लगता है कि अभी इलेक्शन हो जाए तो हो सकता है मेरी मेजॉरिटी आ जाए. बट देन द गवर्नर विल हैव टू सी कि भाई इनके अलावा और कितने लोग बचते हैं. अभी 45 लोग ऑपोजिशन वाले भी तो हैं, हो सकता है ये 45 और ये 15 इकट्ठे होकर सरकार बना लें. सो गवर्नर इन केस ऑफ अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट एक्सप्लोर्स ऑल द अदर ऑप्शंस.
तो अगर आपको कभी स्टेटमेंट आती है कि द गवर्नर इज बाउंड बाय द ओपिनियन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इन द डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली, नॉट नेसेसरली. If he enjoys majority in the house, then yes. If it does not enjoy majority in the house, then no, it is not binding. तो आपको ये ध्यान रखना है कि सीएम जब भी गवर्नर को रिकमेंड कर रहा है, आधी से ज्यादा स्टेट उसके साथ है तो गवर्नर को माननी ही पड़ेगी. उसके बाद आधी से ज्यादा स्टेट उसके साथ नहीं है, गवर्नर कैन रिफ्यूज टू. लोकसभा एज वेल, यस, बिल्कुल. प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करने लगा, ऐसा बहुत बार हुआ इंडिया में. अगर हर बात प्राइम मिनिस्टर की बात प्रेसिडेंट मान लेता तो पता नहीं कितने ही इलेक्शन हो चुके होते अब तक इंडिया में. बट देन एवरी टाइम एक पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी जब इंडिया में रहा है 1978 से 1980 तक, फिर 1989 से 91 तक, फिर 95 से 97 तक, 2-3 पीरियड्स रहे हैं. उसमें हर 6-6 महीने, एक साल बाद प्राइम मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया है. तो जैसे ही एक प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता था तो प्रेसिडेंट ऐसे थोड़ी कि चलो इलेक्शन कराते हैं. इलेक्शन कराने कोई छोटा मोटा काम है इंडिया में, लोकसभा इलेक्शंस वो भी. तो प्रेसिडेंट सोचता था कि भाई तुम्हारे पास तो 150-200 सीट्स ही थी, टोटल 550 हैं, लेट मी एक्सप्लोर दी अदर ऑप्शंस. कोई ना कोई और तैयार हो जाता था कि चलो कुछ दिन के लिए ही सही, इतिहास तो बन जाएगा, हम प्रधानमंत्री बनेंगे. तो प्रेसिडेंट बना देता था. उसको क्या चाहिए? लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ एमपीज. इन दिस केस लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ एमएलएज. गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इलेक्शन कराने से पहले सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए जाएं. ठीक है जी. तो यू कैन रिकमेंड स्टेट इमरजेंसी. और एक और पॉइंट है, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी होती है जिन्हें क्रिएट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने किया है, इनमें एक्स ऑफिशियो चांसलर गवर्नर होता है. जैसे पंजाब के केस में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, पीएयू जलंधर, पीएयू लुधियाना, है ना, देन जीएनडीयू अमृतसर, ये स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं. तो इन सब का चांसलर गवर्नर होता है. ठीक है जी. तो ये सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, यहां तक वाले सारे सिमिलर हैं प्रेसिडेंट से. ये नीचे वाले जो दो, इनफैक्ट चांसलर वाला पॉइंट भी सिमिलर है. जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका चांसलर प्रेसिडेंट होता है. प्रेसिडेंट. तो पंजाब यूनिवर्सिटी सेंट्रल थोड़ी है. देखो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इनका चांसलर होता है प्रेसिडेंट. इनको पार्लियामेंट्री एक्ट ने क्रिएट किया है. जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं इनका होता है गवर्नर. अब वाइस प्रेसिडेंट को हमने उन यूनिवर्सिटीज के लिए रखा है जिनका स्टेटस क्लियर नहीं है, या जिनको हम इंटर स्टेट यूनिवर्सिटी बोलते हैं, विच इज पंजाब यूनिवर्सिटी. पंजाब यूनिवर्सिटी इज एन इंटर स्टेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि हरियाणा ने भी अपनी टांग घुसाई हुई है वहाँ पे, पंजाब ने भी घुसाई हुई है. तो द मोमेंट यू डिक्लेयर इट अ स्टेट यूनिवर्सिटी, विच स्टेट्स यूनिवर्सिटी इज इट, वही तो झगड़ा है सारा. तो जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक लोकेशन, भाई चंडीगढ़ में है, तो इसलिए इसको इंटर स्टेट यूनिवर्सिटी बनाया हुआ है. अगर आपने इंटर स्टेट यूनिवर्सिटी बनाया है तो या तो प्रेसिडेंट इसका चांसलर बनाओ, या फिर मतलब यू कैन नॉट अपॉइंट आइदर हरियाणा का गवर्नर और पंजाब का गवर्नर एज इट्स चांसलर. तो दूसरी स्टेट का क्लेम कम हो जाएगा ना, ये तो होने ही नहीं देंगे वो कभी. सो दैट इज वाई वाइस प्रेसिडेंट इज द चांसलर. अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी चीज शुरू की है, जो स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज बन रही हैं उसके लिए वन ऑफ इट्स काइंड चांसलर होते हैं. जैसे इंडिया की पहली गति शक्ति यूनिवर्सिटी बनी है गुजरात में, तो उसका चांसलर कौन है? गति शक्ति यूनिवर्सिटी, जहां पे जैसे कोर्सेज हैं वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, तो या तो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज होना चाहिए या मिनिस्टर ऑफ रेलवेज होना चाहिए, ऐसा कोई. तो मिनिस्टर ऑफ रेलवेज इज द फर्स्ट चांसलर ऑफ दैट यूनिवर्सिटी. तो स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज जो बन रही है, मान लो कल को कोई टेक की यूनिवर्सिटी बनती है तो जो भी आईटी मिनिस्टर होगा प्रोबेबली दैट विल बिकम चांसलर. इसको थोड़ा सा ऐसा किया जा रहा है. तो स्टेट यूनिवर्सिटीज के केस में चांसलर इज द गवर्नर. देन लेजिस्लेटिव पावर्स, अगेन सिमिलर लेजिस्लेटिव पावर्स, लॉ मेकिंग पावर्स. सेंटर में भी जो भी लॉज पास हो जाते हैं दोनों हाउसेस से वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं. यहां पे भी जो भी लॉज पास हो जाते हैं वो गवर्नर के पास जाते हैं, गवर्नर साइन करता है और वो लॉ बन जाते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम प्रेसिडेंट? सबसे पहला और मेजर डिफरेंस ये है कि कुछ ऐसे लॉज होते हैं जिनको जो गवर्नर के पास साइन होने के लिए आए वो उसको प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है कि ये वाला लॉ तो मैं प्रेसिडेंट से बिना पूछे साइन नहीं कर सकता. एंड इन दिस केस देयर आर सर्टेन ऑब्लिगेशंस ऑन हिम कि जो उसे करना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को रेफर.
So the most important provision is governor refers the bill to the president. किन केसेस में ये जरूरी होता है? Number 1, where it interferes with the powers of the high court. सबसे पहले मैंडेटरी है, इसमें गवर्नर की मर्जी नहीं चलेगी। पंजाब सरकार ने कोई लॉ पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि जी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जजेस की पावर बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, जो कि उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, सिर्फ सेंटर कर सकता है ये। तो अब उन्होंने मान लो दोनों हाउसेस से भी किसी तरह पास करा लिया, गवर्नर के पास ये बिल जाएगा, उसने देखा कि हाई कोर्ट की पावर्स में चाहे प्लस हो रहा है चाहे माइनस हो रहा है, वट चेंज हो रहा है या जुरिस्डिक्शन में कोई चेंज हो रहा है, he will directly refer it to the president। तो ये सेफ्टी चेक है यहाँ पे गवर्नर एक, क्योंकि जुडिशियरी, सुपीरियर जुडिशियरी जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, टोटली सेंटर के अंदर आने चाहिए। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसी चालाकी कर रही है कि चलो हम हाई कोर्ट की ये पावर थोड़ी कम ज़्यादा कर लें, तो गवर्नर एज अ चेक रखा गया है, गवर्नर उस बिल को ऑटोमेटिकली रेफर कर देगा प्रेसिडेंट को। अगर यहाँ पे गवर्नर इस बिल को कंसेंट दे देता है तो क्या होगा? मान लो गवर्नर ने साइन कर दिए तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा? जुडिशियल रिव्यू होगा उसके ऊपर मोस्ट लाइकली। और अगर कभी ऐसा हो जाए, क्योंकि आजकल कुछ ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो पहली पहली बार हो रही हैं, तो कुछ पता सा नहीं चलता, अगर कभी ऐसा हो जाए तो मोस्ट लाइकली दैट विल बी अ टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट बाय द गवर्नर, तो उसको ऑफ कोर्स हटा दिया जाएगा। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बहुत बड़ी बात होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है भाई कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और तुमने वो कर दिया है, ऐसा हुआ नहीं है आज तक कभी इंडिया में। दैट इज द सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो चीजें लिखी हुई हैं उसको डिफाइन नहीं किया जाता। हाँ जी, अरे मान लो गवर्नर ने साइन कर दिया, साइन करने को तो कोई नहीं रोक रहा ना। हाँ हाँ, तो वही तो हम बात कर रहे हैं। अरे साइन कर दिया, उसके सामने फाइल पड़ी है, उसने साइन कर दिया, नोटिफाई करने को बोल दिया, एंड द मोमेंट इट इज पब्लिश्ड उस दिन से वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अब यही नोटिफिकेशन और ये साइन ही तो चैलेंज करेगा कोई कोर्ट में कि भाई ये कैसे कर दिया तुमने, ये तो हाई कोर्ट की पावर्स के साथ छेड़छाड़ हो रही है। एंड देन ऑफ कोर्स नन अदर देन सुप्रीम कोर्ट विल टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ इट प्रोबेबली, कि भाई ये तुमने कैसे किया। तो देन मतलब ना ही हो ऐसा कभी, पर अगर कभी होता है तो इट विल बी कैटेगराइज्ड एज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट बाय द गवर्नर। इसलिए कभी हुआ नहीं है क्योंकि ये बहुत ही अजीब बात है। ठीक है जी। तो अगर हाई कोर्ट की पावर से कोई छेड़छाड़ है। सेकंड, अगर किसी भी तरह से इट इंटरफेयर्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़ा अजीब लग सकता है आपको, इलेक्ट्रिसिटी। ये एक ऐसी चीज है जो अगर आपको नहीं पड़ी हुई है अभी और आपको ऑप्शंस में आई, आपको लगेगा ये कैसी सी बात हुई, ये तो हो ही नहीं सकता, ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर क्या हो रहा है? इंटरस्टेट, इंटरस्टेट टू बी वेरी प्रिसाइज। एक ही स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कहां से कहां कितनी एलोकेट की जानी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द मोमेंट यू पास अ बिल, लेट से पंजाब पासिस अ बिल जो कहता है कि पंजाब में इतनी बिजली बनती है, ये हम इस स्टेट को नहीं देंगे। लेट से पंजाब हरियाणा में कोई झगड़ा चल रहा है, जैसे अभी ये डैम के ऊपर होके चुका है, तो पंजाब एक बिल पास कर दे और कहे कि जी हम आज के बाद हरियाणा को कभी कोई बिजली नहीं देंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मे बी अगर ये एक वन ऑफ इट्स काइंड केस भी है तो प्रेसिडेंट अगर कह देगा तो ठीक है, स्टेट के कहने से नहीं होगा। या हम इस स्टेट से कभी बिजली नहीं लेंगे, या हम किसी को कभी कोई बिजली नहीं देंगे, हम किसी से कभी बिजली नहीं लेंगे, ये ऐसी सी चीजें विच हैम्पर द ऑल इंडिया कैरेक्टर और इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इंडिया एज फार एज इलेक्ट्रिसिटी इज कंसर्न, तो वो प्रेसिडेंट कह देगा तो चल जाएगा। सेम गोज फॉर ट्रेड, अ बिल इंटरफेयरिंग विद ट्रेड एंड कॉमर्स throughout the territory of India. Again, a state passes a bill which says कि इस स्टेट से आने वाला कोई भी सामान अब हमारी स्टेट में एंटर नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता।
बड़ी जगह पे होता है ऐसा कभी ना कभी ना, कि जैसे हम एज अ कंट्री हम ऐसा करते ही हैं कि जी हमारी कंट्री में हम इस देश से सामान नहीं आने देंगे, वो अलग बात है भाई। स्टेट, कंट्री इज सॉवरेन, स्टेट इज नॉट सॉवरेन अगेंस्ट अनदर स्टेट, नो। हम कहें कि जी पंजाब में एग्रीकल्चर के रेट वैसे ही बड़े कम है, हरियाणा से कनक यहाँ नहीं आनी चाहिए, यू कैन नॉट पास सच अ बिल, यू कैन नॉट। हमारे यहाँ ये वाली इंडस्ट्री को हमने एनकरेज करना है जी, तो लेट्स से हमने यहाँ पे जी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को एनकरेज करना है, गुजरात से यहाँ कोई सामान नहीं आना चाहिए कैपिटल गुड्स से रिलेटेड, यू कैन नॉट पास सच अ बिल। एनीथिंग दैट हैम्पर्स द ऑल इंडिया कैरेक्टर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स यू कैन नॉट पास। आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो ट्रेड एंड कॉमर्स पे, यू कैन नॉट डू दैट। अगर कभी ऐसा जरूरी हो भी जाए तो फिर प्रेसिडेंट बोल देगा तो ठीक है। मान लो कोई ऐसी चीज है जो किसी स्टेट को प्रोटेक्ट करना है हमने, इसकी क्या ही एग्जांपल ले सकते हैं हम, सिक्किम की एग्जांपल ले सकते हैं हम। सिक्किम इंडिया की पहली ऑर्गेनिक स्टेट है, आज से कई साल पहले वो ऑर्गेनिक स्टेट बनी। अब अगर सिक्किम का लेजिस्लेचर एक बिल पास करे कि जी यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं आ पाएगा जो फर्टिलाइजर्स या केमिकल से बना हो, the governor of Sikkim has to send that bill to the president. If the president signs it, which most likely he will, तो फिर वो वहाँ पे बैन हो जाएगा। केस बाय केस बेसिस पे चलेगा ये, मतलब ऐसा भी नहीं है कि टोटली बैन है ऐसा करना, पर उसका लॉजिक देखा जाएगा। वो स्टेट खुद अपने लिए डिसाइड नहीं कर सकती। प्रेसिडेंट को क्यों दी गई है पावर? प्रेसिडेंट पूरे इंडिया का देख के चलेगा, स्टेट सिर्फ अपना देख रही है, प्रेसिडेंट पूरे इंडिया का देख के चलेगा, ये फर्क है। ठीक है, सो ब्लैंकेट बैन ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स इज नॉट अलाउड। तो इन तीन तरह के अगर बिल्स हैं तो गवर्नर के पास कोई चॉइस नहीं है, उसे वो प्रेसिडेंट को रेफर कर देना है, खुद कभी भी साइन नहीं करने उसके ऊपर। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स नहीं, उसका अलग ही है। यस, प्रैक्टिस्ड भी है, प्रैक्टिस्ड भी है। पार्ट 11 है ना सेंटर स्टेट रिलेशंस का, वहां पे ये सारी प्रोविजंस इज अ मिक्स ऑफ 11 पार्ट सेंटर स्टेट रिलेशन, 12th पार्ट फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, एंड एक और पार्ट 13 ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये तीनों 11, 12, 13 पार्ट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी। इसके अलावा भी अगर गवर्नर को लगता है, ये तो वो है जिसमें गवर्नर की मर्जी नहीं चल रही, इसके अलावा भी गवर्नर को लगता है कि कोई ऐसा बिल मेरे पास आ गया है जो स्टेट ठीक नहीं कर रही, इसको पास करके कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन हैम्पर हो रहा है, कैन रेफर इट टू द प्रेसिडेंट। ठीक है जी। उसके अलावा यूजुअल पावर्स, समन एंड प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेचर, बुला सकता है, ठीक है, सेशन को डिसॉल्व कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली। ये वाली पावर अगेन गवर्नर की, it is binding on the governor if CM enjoys majority, not binding if CM is in a minority to dissolve the assembly। जैसे आज अगर भगवंत मान कह दें पंजाब गवर्नर को कि भाई पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर दो, मुझे दोबारा इलेक्शन कराने हैं, तो गवर्नर को करना ही पड़ेगा बिकॉज ही इज एंजॉइंग मेजोरिटी। स्टेट लेजिस्लेचर को एड्रेस कर सकता है गवर्नर, कब कब करना ही होता है, हाँ जी, कंपल्सरी एड्रेस ऑफ गवर्नर टू द फर्स्ट सेशन आफ्टर legislative assembly election or first session every year। तो हर साल बजट सेशन ही पहला होता है जनवरी या फरवरी में, उसका पहला दिन हमेशा गवर्नर का एड्रेस होता है, और जब भी नया इलेक्शन होता है उसके बाद वाला जो पहला एड्रेस है वो भी गवर्नर का होता है। ठीक है जी, कैन उसके अलावा भी, ये तो मैंडेटरी वाले हैं, उसके अलावा भी कैन एड्रेस द हाउस एनी टाइम ही वांट्स। उसके बाद ये वाला पॉइंट अभी के लिए छोड़ दो, लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर हाउस, लेजिस्लेटिव काउंसिल, अपर हाउस, तो इसको आप मानो ये राज्यसभा के इक्विवेलेंट, ये लोकसभा के इक्विवेलेंट।
राज्यसभा में प्रेसिडेंट कितने मेंबर नॉमिनेट करता है? 12 मेंबर्स फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस। इसमें एक और ग्राउंड ऐड कर लेंगे हम, कोऑपरेटिव मूवमेंट, स्टेट के लेवल पे, क्योंकि स्टेट लेवल पे कोऑपरेटिव मूवमेंट ज्यादा चलती हैं। हालांकि इंटरस्टेट कोऑपरेटिव भी होते हैं, बट स्टेट लेवल पे एक 5वां ग्राउंड और ऐड हो जाएगा, कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो गवर्नर लेजिस्लेटिव काउंसिल जिन जिन स्टेट्स में है वहां पे 1/6 मेंबर नॉमिनेट कर सकता है इन 5 फील्ड्स से। सो दिस इज अ पावर पैरेलल टू द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 मेंबर भेज सकता है, गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/6 में, जितने भी मेंबर हैं उसके 1/6 मेंबर्स नॉमिनेट करता है फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट। दो चीजें पैरेलल हैं। देखो, जो राज्यसभा होती है उसमें प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है। जैसे कोई एग्जांपल बताओ इसकी, राज्यसभा में कोई नॉमिनेटेड मेंबर्स बताओ फेमस। सचिन तेंदुलकर, रेखा, जया बच्चन, जावेद अख्तर, मोहम्मद सदीक, जो लोग बॉलीवुड के हैं या स्पोर्ट्स से हैं, ऐसे लोगों को नॉमिनेट करते हैं। उसी तरह ये है अपर हाउस ऑफ द सेंटर। इसी तरह स्टेट का जो अपर हाउस हुआ, अभी हम करेंगे उसके बारे में बात, दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये है ही टोटल 6 स्टेट्स में है। तो इनमें गवर्नर बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। उनमें जो गवर्नर है वो 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकती है। बस यहां पे वो जो फील्ड्स हैं वो 4 हैं, यहां पे जो फील्ड्स हैं वो 5। इससे ये इंश्योर किया जाता है कि स्टेट में जो इस तरह के लोग हैं वो भी अगर पॉलिटिक्स में कोई कंट्रीब्यूशन देना चाहें तो दे सकें। द सेम रीजन वाई राज्यसभा में हम बॉलीवुड के लोग क्यों ले आते हैं, क्योंकि वो लोग पॉलिटिकल एक्सपोज नहीं है, तो कुछ भी वो नया व्यू पॉइंट लेके आएंगे लॉ पास करने में। अभी कई स्पोर्ट्स पॉलिसी बन रही होगी तो पूरे पार्लियामेंट की एक्सपर्टीज एक तरफ और सचिन तेंदुलकर जो बता देगा वो एक तरफ। सिनेमाटोग्राफी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट होनी होगी तो बॉलीवुड वाले लोग ज्यादा बढ़िया बता पाएंगे, राइट? दैट्स द आइडिया। तो 1/6 members of the legislative council are nominated by the governor। उसी तरह अगेन लोकसभा में प्रेसिडेंट की 2 सीट्स होती थी एंग्लो इंडियंस के लिए, जो कि कौन सी अमेंडमेंट से हमने डिसकंटिन्यू कर दी? 104th अमेंडमेंट से। उसी तरह से स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकता था, तो वो भी डिसकंटिन्यू कर दिया है हमने। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी अब कुछ थाउजेंड्स में ही है पूरे इंडिया में, और पिछले 30 से 40 सालों से ये सारी सीट्स खाली पड़ी थी, तो हमने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। वैसे भी ये परमानेंट प्रोविजन नहीं थी, हम हर 10-10 साल बाद इसको एक्सटेंड कर रहे थे। नाउ इट हैज बीन डिसकंटिन्यूड। हाँ जी, कौन सी? ये वाली? नहीं, 104th अमेंडमेंट से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। 2020 में ये अमेंडमेंट हुई थी, उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। नाउ नो मोर एनी सीट्स आर नॉट रिजर्व्ड फॉर एंग्लो इंडियंस, अब नहीं है ये। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है? उसके बाद स्टेट लेवल पे सारे के सारे जो एमएलएज और एमएलसीज हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन पे गवर्नर डिसीजन लेता है इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करके। अदर देन डिफेक्शन के केसेस, डिफेक्शन के केसेस सेंटर में कौन देखता है? पक्का? प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। राज्यसभा के केस में स्पीकर थोड़ी देखता है, तो डिफेक्शन के केस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। ये जो छोटे छोटे कीवर्ड्स है ना, इसी से सारा फर्क पड़ जाता है। अगर वहां पे स्टेटमेंट आ जाए दैट ऑल द केसेस ऑफ डिफेक्शन इन द यूनियन आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्पीकर, तो ये सही है स्टेटमेंट? नो, बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउस। राज्यसभा के मेंबर्स का चेयरमैन देखेगा, लोकसभा के मेंबर्स का स्पीकर देखेगा। तो डिफेक्शन के अलावा जितने भी केस हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके गवर्नर डिसाइड करेगा उनकी डिस्क्वालिफिकेशन पे। डिफेक्शन के अलावा क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं जिससे एमएलए एमएलसी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं?
कुछ ऐसे केसेस में, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। और ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अनडिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, SC ST एक्ट के अंदर कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली इलेक्शन एक्सपेंडिचर में कोई गड़बड़ नहीं हुई होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। हालांकि उस क्राइटेरिया से तो आधे से ज़्यादा पॉलिटिशियंस वुड बी डिस्क्वालिफाइड। अच्छा, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ये सारे क्राइटेरियाज हैं। मतलब जो जो वो हमने पहले देखा है सब कुछ गवर्नर के केस में, वो सब कुछ एक MLA MLC पे भी अप्लाई होता है। ठीक है जी। तो इन सब केसेस पे तो एट द टाइम ऑफ इलेक्शन ऑफ एज MLC MLA MLC कौन सी सिक्योरिटी नहीं है, ऐसी तो कोई सिक्योरिटी। अच्छा, वो जब नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हुए, हाँ हाँ, जमानत जब्त बोल रहे हो आप? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इलेक्शन नहीं होता ना उसका, कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। तो MLA और MLCs को इन सारे ग्राउंड्स पे अगर डिस्क्वालीफाई करना है तो गवर्नर इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन में करता है, और अगर डिफेक्शन के बेस पे करना है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ कंसल्टेशन में करता है। देन वीटो पावर्स, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही करता है कंसल्टेशन। रिकमेंड कर देगा तो गवर्नर को ही करेगा ना, क्योंकि इन सभी की अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? गवर्नर। पर उसमें जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोलेगा वो गवर्नर को मानना ही होता है, यहाँ पे डिस्क्रिशन नहीं चलती है। मान लो अगर स्पीकर ऑफ द हाउस इज सेइंग कि ये बंदा ने डिफेक्ट किया है, रिकमेंड टू द गवर्नर, इसको हटा दो, गवर्नर हटा देगा, बस खत्म बात। वीटो पावर्स की बात करते हैं। सबसे पहले गवर्नर के पास क्या क्या वीटो पावर है? वीटो का मतलब क्या होता है? नेगेटिव वोट। किसी चीज को ना करने की वोट को वीटो कहते हैं। तो ये वीटो इज अ इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ नेगेटिव वोट एक्चुअली। तो नेगेटिव का VE उठा लिया है, और वोट का भी, तो उससे बना हुआ वर्ड है, इसका जो एटमोलॉजी है वो ये है। तो वीटो मतलब नेगेटिव वोट, यानी कि दोनों हाउसेस ने कोई बिल पास भी कर दिया है, गवर्नर उसे निगेट करना चाहता है तो उसे वीटो पावर कहते हैं। तो सबसे पहली वीटो पावर है प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व कर सकना। ठीक है जी, ये तो हमने अभी की है। चलो, और क्या होता है? विदहोल्ड हिज कंसेंट टू अ बिल passed by state legislature, absolute veto। ये वीटो पावर्स होती हैं गवर्नर के पास। इसमें एक बहुत बड़ा चेंज है। अभी 2 महीने पहले एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, 1.5 महीने पहले, जिसमें पहली बार, देखो, दो ऐसे ऑफिसेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये सोच के बनाए गए थे कि ये इम्पार्शियली काम करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उतना इम्पार्शियली काम नहीं कर रहे हैं। एक स्पीकर का ऑफिस और एक गवर्नर का ऑफिस। तो कई केसेस में हमें ऐसा देखने को मिला है कि स्पीकर जिस भी पार्टी का होता है वो उसका थोड़ा ज़्यादा फेवर करता है, कई केसेस में ऐसा होता है, कई में नहीं भी होता है। और गवर्नर कई बार स्टेट के अगेंस्ट जाता है अगर सेंटर और स्टेट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की सरकारें हैं, ऐसा कई बार होता है। तो अब कोर्ट्स तो नहीं जाती ऐसी पॉलिटिक्स में कभी, पर कोर्ट्स को पता है कि ये सब हो रहा है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट की पोजीशन पे एक टाइम बार लगाया गया है कि भाई ये जो तुम्हारी वीटो पावर है ना, ये है तुम्हारी वीटो पावर, लेकिन ये इनडेफिनेट नहीं है। तो इस पे 1 महीने और 3 महीने का बार लगा दिया गया है। सो लेट अस से द गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट। अब मान लो मैं गवर्नर हूं एक स्टेट का, मेरे पास एक बिल पास होके आया 1 जनवरी को। पहले ये पॉसिबल था कि मैं 3-4 साल इस पे कोई डिसीजन ना लूं, तो बस नहीं लूं।
अब उस स्टेट ने उस बिल को पास करने के लिए कितना एफर्ट किया होगा, पहले उसको लोअर लेवल पे कितने सारे एक्सपर्ट्स ने वेट किया होगा, फिर उसमें बहुत सारे इनपुट्स लिए गए होंगे, फिर उसे कैबिनेट ने कंसिडर किया, फिर उसे दोनों हाउसेज में पास किया, प्रॉबेबली वो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के पास भी गया होगा, सब झंझट होके वो गवर्नर के पास आया है। गवर्नर सिंपली रिफ्यूजेस टू साइन, और जब तक वो साइन नहीं हो जाएंगे तब तक वो नोटिफाई नहीं हो सकता, ये पत्थर पे लकीर है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट देख रही है कि भाई ये तो कर नहीं रहा साइन, अब हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो किसी ने चैलेंज कर दिया इसको। सो इट वाज चैलेंज इन द केस ऑफ RN रवि, जो कि कहां के गवर्नर हैं, तमिलनाडु। तो किसी ने चैलेंज कर दिया कि जी इतने सारे बिल्स हमने पास करके भेजे हुए हैं बट दिस गवर्नर रिफ्यूजेस टू साइन। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो किया जो आज तक कभी नहीं हुआ है, दे प्रिस्क्राइब्ड अ टाइम लिमिट नॉट ओनली फॉर गवर्नर, फिर उनको लगा कि यही पावर्स आर एनालॉगस टू द प्रेसिडेंट ऑल्सो। तो लेट अस से हम यहां एक टाइम लिमिट लगा दें कि गवर्नर इतने महीने से ज्यादा प्रेसिडेंट को जो बिल भेजना है उससे अपने पास नहीं रख सकता, और उसने भेज दिया, अब प्रेसिडेंट ने डिसीजन ले रहा, तो बात तो वही हो गई। तो दोनों जगह टाइम बार लगाया गया है। तो इसमें जो टाइम बार लगाए गए हैं, ये जिस जजमेंट है आपकी मई 2025 की, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट हैज सेट अ टाइम फ्रेम फॉर गवर्नर्स, जिसमें लिखा होता है ना एज सून एज पॉसिबल लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। गवर्नर के ऊपर आप टाइम बार नहीं लगा रहे, उसको बोला कि जितनी जल्दी हो सके कर देना तुम, बट गवर्नर, अच्छा अब उसमें होता क्या है कि कोई स्टेट का 5 साल का टेन्योर है, ये उसका पहला साल है, ये 5वां साल है। उस स्टेट ने यहां पे एक बिल पास किया है और गवर्नर के पास भेज दिया, गवर्नर ने 3 साल कंसेंट नहीं दिया, खत्म हो गया बिल, खत्म हो गया बिल। सो दैट स्टेट वांटेड टू डू समथिंग, हो सकता है वो बहुत बड़ा रिफॉर्म हो सकता है वो लोकपाल एक्ट हो, लोकायुक्ता एक्ट हो, तो स्टेट मस्ट, मतलब हो सकता है वो स्टेट का लैंडमार्क एक्ट हो जिसके बेसिस पे वो स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट हुई थी, लेकिन उसका पूरा टेन्योर निकल गया एंड द गवर्नर डिड नॉट गिव असेंट। तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को एक अनइलेक्टेड बंदे ने अंडरमाइन कर दिया विदाउट एक्सप्लेनेशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इन चीजों को ठीक करने के लिए 2 चीजें दी हैं। पहला तो यहीं पे बार लगा दिया कि भाई तुम्हारे पास एक बिल आया, यू हैव मैक्सिमम 1 मंथ टू विदहोल्ड असेंट, अगर वो स्टेट कैबिनेट के कहने के अकॉर्डिंग है। अगर तुम स्टेट कैबिनेट के कहने के अगेंस्ट जा रहे हो तो फिर तुम्हारे पास 3 मंथ का टाइम है। लेकिन अब 3 महीने का टाइम दे दिया है तो तुम्हें मैसेज लिखना पड़ेगा, भाई क्यों रोका तुमने 3 महीने के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम दीज टाइम लिमिट्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड। देन प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल रोकना है, ये जो पीछे हमने प्रोविजन देखी है, तो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रोकना है तो 3 महीने हैं तुम्हारे पास। मतलब मेरे पास आज बिल पास होके आया, अब मुझे मैक्सिमम 3 महीने के अंदर अंदर वो प्रेसिडेंट को भेजना ही पड़ेगा, और जब वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा देन द प्रेसिडेंट हैज फर्दर 3 मंथ्स टू साइन इट, उससे ज्यादा नहीं। अब सोचो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट पे कोई बात बोल रही है एंड बोथ ऑफ देम आर लाइक पैरेलल टू ईच अदर, पर प्रेसिडेंट के केस में बस एक चीज जो थोड़ा सा उन्होंने लेवरेज छोड़ दिया है वो ये कि भाई प्रेसिडेंट अगर नहीं कर पाए ना इसको 3 महीने में तो साथ में कारण लिख के बता दे। ये नहीं कहा कि अगर 3 महीने में प्रेसिडेंट ने नहीं पास किया इज डीम्ड टू बी पास्ड, नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बट अगेन प्रेसिडेंट को इतना तो फोर्स कर दिया कि भाई यू टेक एक्शन, नहीं एक्शन लेना तो लिख के बताओ क्यों नहीं लिया। तो इट इज नॉट नो लॉन्गर अनएक्सप्लेन्ड कि जी वो बिल भेजा था 2 साल पहले अभी तक पास नहीं हुआ, नो। The governor must grant assent to a bill repassed by the state legislature with a maximum of 1 month। तो यानी कि पहली बार जब बिल पास होके स्टेट लेजिस्लेचर से गवर्नर के पास गया तो गवर्नर उसे 3 महीने रोक सकता है। अब 3 महीने बाद लेट अस से गवर्नर ने पूरे 3 महीने डिले किया, उसको लास्ट डे पे जाके उसमें एक ऑब्जेक्शन लगाई और वापस भेज दिया लेजिस्लेचर को, जिसको हम कहते हैं सस्पेंसिव वीटो, वापस भेज दिया। अब लेजिस्लेचर ने उसे रीपास कर दिया, अब इसके बाद उसके पास 1 महीना है।
यानी कि मैक्सिमम अ गवर्नर कैन डिले अ बिल इज फॉर 4 months। पहली बार पास होके आया, 3 महीने तक रोक के रखो, आखिरी दिन उसको ऑब्जेक्शन लगा के वापस भेज दो। अब अगेन स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई चेंज नहीं किया, फिर वापस भेज दिया, अब मैक्सिमम 1 महीना रोक सकते हो। अगर इस 1 महीने में भी असेंट नहीं दिया, डीम्ड टू बी पास्ड। द गवर्नर कैन मैक्सिमम, हाँ जी, हाँ तो वो अलग कैटेगरी है। नहीं, इसके बाद री उसमें नहीं कर सकता, वो पहली बार में कर सकता है, दूसरी बार में नहीं, कि पहले 3 महीने रोक लिया वापस भेज दिया, अब आया, अब सब लगता है कि चलो प्रेसिडेंट को भेज देते हैं। दैट प्रेसिडेंट को भेजने वाला हैज टू बी डन इन द फर्स्ट इंस्टेंस, सेकंड में नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट पॉकेट वीटो इस बिल पे नहीं एक्सरसाइज कर सकता जो स्टेट से आया हो, सेंटर वाले डायरेक्ट बिल पे कर सकता है, करना ही पड़ेगा। ये इंटरप्रिटेशन है वीटो पावर की, ये जो एज सुन एज पॉसिबल है ना, उसको इंटरप्रेट किया गया है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं चाहिए। बट हाँ, अगर आप एक उस नजर से देखो कि जुडिशरी थोड़ा ज्यादा ही आगे जा रही है, तो यस जा रही है। ये एक टाइम लिमिट लिख रहे हैं इसको यहाँ पे। इसको करने का प्रॉपर तरीका क्या था, आर्टिकल 200 को अमेंड किया जाए और उसमें लिखा जाए 3 months, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए, यस। पर जब तक वो नहीं है तब तक ये जजमेंट प्रिवेल करेगी। अब इसी रीजन की वजह से प्रेसिडेंट ने अपनी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस यूज की है, जो कि आर्टिकल किसके अंदर होती है, 143 क्लॉज 1 के अंदर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से किसी भी लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे सलाह मांग सकता है। तो प्रेसिडेंट ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाई है कि तुमने किस अथॉरिटी से 1 और 3 महीने प्रेस्क्राइब किया है, तुम कौन होते हो, क्या प्रेसिडेंट तुम्हारे अंडर आता है, क्या गवर्नर तुम्हारे अंडर आता है। ऑल दीज क्वेश्चंस हैव बीन रिटन एंड सेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। अब उसका जब रिप्लाई आएगा तो फिर वो एक बड़ी न्यूज बनेगी। सो प्रेसिडेंट हैज यूज्ड दैट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। उसके बाद ये देखो, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली, वी प्रिस्क्राइब that the president is required to take a decision on the bills reserved for his consideration by the governor within a period of 3 months। सीधा बोली है ये बात कि भाई तुम्हें 3 महीने में डिसीजन लेना ही पड़ेगा। गवर्नर के बारे में ये बात कह दी है तो वो भी बड़ी बात है, पर प्रेसिडेंट के बारे में भी कह दी, ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी ये डिसीजन फाइनल नहीं है। इसी डिसीजन के बाद प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि भाई ये क्या बोल दिया तुमने। अब इसका जो जवाब आएगा, देन वी विल सी व्हाट हैपेंस। क्योंकि अगर सरकार इस बात पे लड़ने पे आ गई, देन दे विल अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू अदर इफेक्ट कि ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता है। ये भी हो सकता है, अभी नहीं हुआ है। देखो, जब तक कोई नई डेवलपमेंट नहीं होती तब तक दिस स्टैंड्स, ऑफ कोर्स। मतलब अभी ये इफेक्ट में है ये चीज, राइट नाउ इट इज इन इफेक्ट। हाँ, तो अभी गवर्नर नहीं रोक सकता बिल को, राइट नाउ इट इज इन इफेक्ट। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है भाई, इट इज लाइक विशाखा गाइडलाइंस। तो जब तक आपने सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का लॉ नहीं बना दिया, तब तक विशाखा गाइडलाइंस विल अप्लाई। अब जब तक सरकार डिसाइड नहीं करती कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करें इसके फेवर में या इसके अगेंस्ट, तब तक दिस विल अप्लाई। राइट नाउ इट स्टैंड्स। RN रवि किस स्टेट की, मतलब बात किस स्टेट की? 2 स्टेट्स में इशू था। एक केरला में गवर्नर थे आरिफ खान करके, वो कंसेंट नहीं देते थे। एक ये RN रवि हैं। तो वर्डिक्ट क्लैरिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ गवर्नर। देखो, सुप्रीम कोर्ट का सिंपल सा मैसेज ये था कि तुम हो भाई अनइलेक्टेड, और स्टेट गवर्नमेंट होती है लोगों के द्वारा इलेक्ट की हुई। सो इट इज अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी कि एक अनइलेक्टेड बंदा, चाहे वो स्टेट का हेड है, इज डेलिबरेटली स्टॉपिंग द एक्ट ऑफ अ इलेक्टेड गवर्नमेंट विदाउट एक्सप्लेनेशन। पूरी लाइन ये बनती है, एक्सप्लेन कर दो, कोई बात नहीं, देन यू कैन विदहोल्ड द कंसेंट। अभी तक तो इतनी स्वीपिंग पावर है कि आपको एक्शन भी नहीं ले रहे और आपको बताना भी नहीं पड़ रहा, और इनडेफिनेटली। तो आप उस पर टाइम बार लगा दिए कि नहीं एक्ट करना, करना है जो भी करना है इतने टाइम में करना है। ठीक है जी। So they must act on advice of Council of Ministers. They do not have discretionary powers under Article 200. तो इस एक्ट ने गवर्नर के ऑफिस को काफी ज्यादा
कंट्रोल कर दिया है। गवर्नर ऑफ स्टेट जहाँ पे सीएम की मेजॉरिटी है वो कम पावर है फ्रॉम गवर्नर ऑफ स्टेट जहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, यस ऑफ कोर्स, जहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट होती है, ये तो सेंटर के लिए भी ट्रू है। जितने साल तक इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट रही है, प्रेसिडेंट की पावर थोड़ी एक्स्ट्रा स्ट्रांग हो जाती है, यस, बिकॉज किसी भी वक्त सरकार गिर सकती है, और जब वो गिरेगी देन द प्रेसिडेंट इज एक्चुअली इन अ पोजीशन टू डिसाइड कि अगला प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मैं अपोजिशन वाले बंदे को दूं या ना दूं। बट राइट नाउ अभी वैसे कोलिशन गवर्नमेंट ही है, लगती नहीं है कोलिशन गवर्नमेंट बट है, चला उसको इस तरह से रहे, ठीक है जी। तो ये इसमें चेंज आया है। उसके बाद लास्ट जो गवर्नर की कुछ पावर्स होती हैं, सम स्पेशल पावर्स ऑफ द गवर्नर्स, और इन सभी स्टेट्स के कंटेक्स्ट में आर्टिकल 371, आर्टिकल 371 पार्ट 21 में आता है आपके, विच इज स्पेशल, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, जिसमें वो जम्मू कश्मीर वाला आर्टिकल भी था। तो इसमें क्या है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक्सेप्शन क्रिएट करनी है आपको, तो वो सारी यहाँ पे मेंशन है। अब इन सब स्टेट्स में कोई कोई एक एक दो दो चीजें ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है, एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात, ये दोनों आर आर्टिकल 371, गुजरात, नागालैंड 371A, तो ऐसे करके ये सारी स्टेट्स हैं। इन सब में क्या क्या चीजें अलग हैं, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र और गुजरात में डेवलपमेंट बोर्ड्स बने हुए हैं। देखो ये दोनों इंडिया की सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स हैं, लेकिन इन दोनों स्टेट्स में एक एक रीजन ऐसा है जहां पे बहुत जबरदस्त ड्रॉट आता है ऑलमोस्ट हर साल, और यहाँ पे फार्मर सुसाइड सबसे ज्यादा होते हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ, एग्जैक्टली, और गुजरात में सौराष्ट्र, ये शायद रणजी में बड़ी फेमस टीम्स है ना। तो महाराष्ट्र में विदर्भ रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड और गुजरात में सौराष्ट्र रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड, ये बनाए गए हैं आर्टिकल 371 के अंडर। तो अब इसमें गवर्नर का क्या रोल है, जब भी बजट बनेगा महाराष्ट्र का या गुजरात का, लेट्स से महाराष्ट्र का स्टेट बजट बन रहा है, तो गवर्नर की अथॉरिटी होती है कि वो बजट पेश होता है, करता उसको स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है, बट इट इज ऑन द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नर। तो अब गवर्नर के पास जब वो बिल बजट पास होने आएगा तो वह इंश्योर करेगा कि महाराष्ट्र में ये जो विदर्भ डेवलपमेंट बोर्ड है इसको अच्छे से पैसे दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं, दिस द गवर्नर हैज टू इंश्योर। सिमिलरली गुजरात का गवर्नर इंश्योर करेगा गुजरात के बजट में सौराष्ट्र डेवलपमेंट बोर्ड को पैसे दिए गए हैं या नहीं दिए गए, राइट। देन नागालैंड का जो गवर्नर है अंडर आर्टिकल 371A, वो ये इंश्योर करेगा कि नागाज का कस्टम, प्रैक्टिसेस, रिलीजन सब अच्छे से प्रोटेक्टेड है कि नहीं, और अगर यहाँ पे कोई भी माइनिंग एक्टिविटी की जाती है तो उसकी रॉयल्टी नागाज से शेयर होती है या नहीं, ये गवर्नर को इंश्योर करना है। यानी कि इन सभी स्टेट्स के कंटेक्स्ट में गवर्नर को कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा टास्क दिया गया है, जितने भी हमने अब तक देखे हैं उसके अलावा। मैंने एक बार एक मॉक इंटरव्यू दी थी पीसीएस के लिए, तो वहां पे मुझे एक जो पैनलिस्ट थे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, गवर्नर के ऊपर डिस्कशन चली, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भी गवर्नर इज नॉट अ, मतलब गवर्नर एक ऐसा ऑफिस है जिसको अबॉलिश कर देना चाहिए, इसका कोई फायदा सा नहीं है। उस टाइम पे ये शायद 2014-15 के आसपास की बात है, तो उस टाइम पे गवर्नर्स बड़े फ्रीक्वेंटली चेंज किए जा रहे थे। द न्यू गवर्नमेंट का हेड कम इन टू पावर, और सारा न्यूज़ में चल रहा था कि गवर्नर जो सेंटर गवर्नमेंट है उसने 8 गवर्नर बदले, 10 गवर्नर बदले, तो वैसा बड़े डिबेट चल रही थी। तो इस सेट की क्या फ़ायदा होता है गवर्नर का, इस पोस्ट को हटा ही दो, एनीवे द सेंटर इज गोइंग टू डू व्हाट दे वांट टू डू। तो उसका मैंने ये आंसर दिया था कि सर 2 रीज़न है जिसकी वजह से गवर्नर की पोस्ट नहीं एबॉलिश की जानी चाहिए। तो पहला तो ये कि भाई स्टेट इमरजेंसी जब भी लगती है तो गवर्नर बिकम्स द मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी। तो उन्होंने साथ के साथ काउंटर किया मुझे, कहते कितने केसेस में लगती है स्टेट इमरजेंसी, बहुत कम लगती है। आज तक कितनी बार लगी होगी स्टेट इमरजेंसी, कितनी बार लगी होगी स्टेट इमरजेंसी इंडिया में आज तक, कितनी बार? पंजाब में 8-9 बार लगी है, 135-136 बार के करीब लगी है। अभी बहुत रिसेंट देखना पड़ेगा, ये शायद 5-6 महीने पहले का डेटा है। अगर इसमें मणिपुर वाला ऐड कर लोगे तो 130s में कोई नंबर है। स्टिल नॉट अ वेरी बिग नंबर इफ यू काउंट
कि 28 स्टेट्स हैं और उनमें कितनी कितनी सरकारें बन चुकी हैं। लेट अस से अगर सारी स्टेट्स में 10-10 बार सरकार बन चुकी है अब तक, तो 300-400 बार सरकारें बन चुकी हैं इंडिया में और 130 बार स्टेट इमरजेंसी लगी है। तो मैंने कहा कि सर इवन इफ द केसेस आर 1%, इवन देन इट इज रेलिवेंट। पहला तो ये पॉइंट था। दूसरा था कि इन सम स्टेट्स द गवर्नर्स हैव सम एक्स्ट्रा फंक्शंस, इसलिए गवर्नर का ऑफिस होना चाहिए। दे वर हैप्पी विद दैट आंसर, क्योंकि इसका यही आंसर है। तो गवर्नर कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिनके पास कोई बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिशन है कुछ करने की, पर जब गवर्नर के एक्ट करने का मौका आता है देन इट मैटर्स अ लॉट। कंसिडर अ स्टेट जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन कर गई है और वहां गवर्नर नहीं है, किसको कैसे पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन कर गई है? You'll never get to know. Exactly. तो चाहे इसके ऑफिस का रोल लेस देन 1% केसेस में आता है, इट इज स्टिल अ रेलिवेंट ऑफिस बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट अ होल स्टेट। ये कोई इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है। एक गवर्नर एक पूरी स्टेट का हाल बताता है आपको। मणिपुर के गवर्नर ने वहां पे इमरजेंसी अगर लगाई है या लगवाई है, राइट नाउ देयर इज गवर्नर्स रूल देयर, जिसको हम कहते हैं, या प्रेसिडेंट रूल कह लो चाहे उसको। बेसिकली द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रिंग मणिपुर थ्रू द गवर्नर ऑफ मणिपुर राइट नाउ। तो स्टिल इट इज अ फिट केस, राइट। तो ये सभी स्टेट्स का इसी तरह से अलग अलग है। 371A में नागालैंड आती है, देन असम इज 371B, 371C, देन आंध्र प्रदेश। मतलब इन सभी में नहीं है गवर्नर का रोल, जैसे और किस में है, इसमें से गवर्नर का रोल इसमें है। सो हैदराबाद कर्नाटका, नागालैंड, गुजरात, महाराष्ट्र। हैदराबाद कर्नाटका रीजन में क्या है, अब तो खैर तेलंगाना बन गया है अलग से, लेकिन जब आंध्र प्रदेश था तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका वाले एरिया में बहुत ज़्यादा अंडर डेवलपमेंट है। वहाँ पे एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलपमेंट है, ड्रॉट आया रहता है। तो इसके लिए वहाँ के गवर्नर को एक्स्ट्रा पावर दी गई अगेंस्ट समथिंग लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, जिसको डेवलपमेंट बोर्ड में एडिक्वेट एलोकेशन इंश्योर करनी है। ये है 371J। तो गवर्नर्स कुछ ऐसी एक्स्ट्रा पावर्स भी करते हैं और गवर्नर्स स्टेट इमरजेंसी में भी बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दैट इज द गवर्नर्स ऑफिस अ रेलेवेंट ऑफिस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैंने पहले ही ऐसे पूरा आंसर कर दिया। ऑफ कोर्स इट्स अ रेलेवेंट ऑफिस। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऐसा नहीं है जो कि इररेलेवेंट हो। उसकी यूटिलिटी बहुत कम वक्त के लिए हो सकती है, बहुत कम इंस्टेंसेस में हो सकती है, लेकिन वो इंस्टेंसेस इतने बड़े हैं अपने आप में दैट दे आर टू बिग टू फेल। यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्टेट्स पॉसिबिलिटी ऑफ गवर्नर्स रूल। तो चाहे वो 1 महीने के लिए लगे, अगर गवर्नर नहीं होगा तो 1 महीना वो स्टेट पूरी एनार्की में जा सकता है। कुछ भी हो सकता है वहां पे, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो सकती है, मार्शल लॉ लगाना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो गवर्नर चाहे 1% ऑफ द टाइम उसकी एक्चुअल रोल सामने आए, पर उसके लिए भी वो रेलेवेंट ऑफिस है, बिकॉज दैट इज वन ऑफिस दैट यू हैव नॉट अटैच टू पॉलिटिक्स, एटलीस्ट थ्योरेटिकली। तो वो एक ऐसा ऑफिस है जो डायरेक्टली प्रेसिडेंट ने अपने अंडर रखा हुआ है। So it is, yes, it is a relevant office, and in so many states where the governor plays an extra role, there also it is relevant. ठीक है जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करें।